जी गुड इवनिंग क्लास। इवनिंग सर। कैसे हैं? इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जी सर। जी जी सर। आदित्य रोहन जी क्लास में जुड़े हैं हमारे साथ। आदित्य जी प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। लास्ट हो गया सर। पता नहीं कितने शर्मदार लोग हैं जो बिल्कुल बोलने में भी शर्म आती है। अरे क्लास में मैंने सैंपल लिख दिया हुआ है, कोई अगर जुड़ रहा है तो जुड़ के भाई अपनी बात बताओ कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्यों हैं। पूछते ही ऐसे भागते हैं जैसे मतलब कि क्या कहूँ, नई नवेली दुल्हन कहना तो आजकल बेकार ही है, क्योंकि ये दुल्हन वुल्हन तो शर्माती नहीं आजकल, है ना। सही बात है सर। हाँ रहने दीजिएगा सर, मत होता आइएगा। क्या? हाँ जी, TCSJ नाम से एक आईडी जुड़ी है। लॉ हु इज़ देयर। आप कौन है जी? अब थोड़ा परिचय दीजिए अपना। अपना माइक ऑन कीजिए। लॉ के नाम से एक आईडी जुड़ी है और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, जो भी हैं? हेलो। जी जी सर। जी जी। हाँ सर, मैं सर जुडिशियल सर्विसेज का एस्पायरेंट हूँ। कहाँ से हो भैया? मैं सर अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से हो, बहुत बढ़िया, स्वागत आपका। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम वसीम अहमद। वसीम। जी चलिए वसीम जी, स्वागत आपका क्लास में। आप सैंपल क्लास के लिए हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं, है ना? जी सर। हाँ, तो हम लोग IPC की क्लास यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में IPC में हमने कहाँ तक पढ़ा था भाई? आई थिंक 124 सेक्शन 124 ए 124 ए भी हो गया था ना, 124 ए, ठीक है। जी सर। चलिए, इसमें बाकी जो धाराएं हैं 124 के ए के बाद ना, ये सब सेल्फ देख लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 130 देखते हैं 130 क्या कह रहा है। सेक्शन 130 ये कह रहा है, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody or rescues or attempts to rescue any such prisoner or harbors or conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody or offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए 130 बात कर रहा है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। कैसे कैदी के विषय में ये कह रहा है कि जो कोई जानते हुए किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संश्रय देगा या छिपाएगा, या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा। मान लीजिए छुड़ा तो लिया लेकिन उसको रिकैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस रिकैप्चर करने का वो विरोध कर रहा है कोई, ठीक है, करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 130 बात कर रहा है। क्या क्या बताया है इसमें
हार्बरिंग है, एस्केपिंग है, रेस्क्यूइंग है। क्या होता है एस्केप करना अमित? एस्केप करना जो सर वर्ड, जेल से या जुडिशरी कस्टडी से या फिर पुलिस कस्टडी से भाग जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये 130 बता रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन 130 का कह रहा है कि अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large। देखिए स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यदि कोई राज्य कैदी या युद्ध कैदी है जिसे पैरोल पर छोड़ा गया है, ठीक है, और पैरोल पर छोड़ने के लिए जब किसी बंदे को पैरोल पे छोड़ती है सरकार, तो उसके लिए वो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है। उसे मतलब कि पैरोल पे छोड़ने का मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति की तरह स्वतंत्र हो गए, आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। आपका एक दायरा होता है कि इस दायरे के अंदर ही आप अपने पैरोल को एंजॉय करेंगे, जो भी आप 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जो भी आपको पैरोल ग्रांट किया गया है, उस पैरोल को आप जो है एक निश्चित सीमा के अंदर ही एंजॉय करेंगे। और यदि ऐसा कोई पैरोल धारक उस सीमा का उल्लंघन किया करता है तो उसको फिर लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ ही माना जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। स्पष्टीकरण में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ आ गया आपको 130? सर इसमें एक थोड़ा सा वो है कि जो राज कैदी है, युद्ध कैदी, मतलब जो सेडिशन में इन्वॉल्व है या कोई भी कैदी। देखिए हमने राज कैदी और युद्ध कैदी की बात यहाँ हो रही है। ये स्पेशल धाराएं जो हम पढ़ रहे हैं, ये राजद्रोह से संबंधित बातें हो रही है ना यहाँ, तो साधारण कैदी नहीं चलेगा। यहाँ स्पेसिफिकली बता दिया है कि राज कैदी या युद्ध कैदी। इज दैट ओके? देखिए ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं आईपीसी का भैया। अनुप्रभा जी क्लास में जुड़ी हैं। अनुप्रभा, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अनुप्रभा जी। जी यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये अच्छा आपकी आईडी है क्या रीति, ये दूसरी? नहीं सर। मतलब आप मेरे को आवाज़ ऐसी लग रही है कि आप रेगुलर स्टूडेंट पहले से हैं। आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। जी सर, मैं ओडिशा से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ? जी सर। ओके ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। हाँ, क्या कह रहे थे अमित, क्या कह रहे थे आप? सर हो गया क्लियर? ये तो चैप्टर ही सेडिशन से रिलेटेड है। हाँ, ये स्पेसिफिक चैप्टर है। और भी ये देखो जो है ना, सामान्यतः जो हार्बर होता है उसमें हार्बर में पति पत्नी को एक दूसरे को छूट दी गई है कि हार्बर अगर पति पत्नी को कर रहा है या पत्नी पति को कर रहा है तो उनको वहाँ मतलब उन्मुक्ति प्रदान की गई है। लेकिन ये धारा 130 ऐसी है कि इसमें यदि पति पत्नी भी कर रहे हैं तो वो भी चार्जेबल होंगे, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। क्योंकि हमने जब 52A पढ़ा था हार्बर, उसमें 2 धाराओं को एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्शन की हैं 2 धाराएं, 130 और 157, ठीक है ना एनु? जी सर। समझ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो यदि 130 वाला कोई मामला आ जाए तो 130 में आपको पति पत्नी को भी छूट नहीं देनी है, क्योंकि ये ऐसा मामला है राज कैदी और युद्ध कैदी। ये चूँकि एक तरह से राष्ट्र के विरुद्ध मामला है, राज्य के विरुद्ध मामला है डायरेक्ट, इसमें पीड़ित खुद राज्य है। तो ऐसी अवस्था में पति या पत्नी को भी कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा।
इज दैट ओके? सर जी सर। और स्पष्टीकरण भी मैंने आपको इसका समझा दिया। स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यदि कोई बंदा पैरोल पे है तो पैरोल पे उसकी जो निश्चित दायरा उसको बताया गया है, उसको एक भौगोलिक क्षेत्र बता दिया जाता है। भाई पैरोल पर मान लीजिए कोई बंदा सहारनपुर का है और वो जेल काट रहा है और वहाँ से वो पैरोल पे छूट के आता है, और पैरोल पे छूटने के बाद उसको ये बता दिया जाता है कि भाई पैरोल पे तुझे हम एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से आप अपने जहाँ के आप निवासी हैं, जिस गांव के आप निवासी हैं वहाँ और आसपास का कोई एरिया जहाँ आप विद ड्यू परमिशन ऑफ द पैरोल जा सकते हैं, तो उसके अलावा यदि आप कहीं जा रहे हैं तो फिर आप यही माना जाएगा कि आपने जो लॉफुल कस्टडी थी उसको एस्केप किया है, आप वहाँ से भागे हैं। इज दैट ओके? जी सर। देखिए आपका चैप्टर नंबर 7 में जो है बहुत ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन नहीं है, आपको कहीं सवाल नहीं मिलते इसके। इसमें एक सेक्शन है 136, उसको आप देख लीजिए। बाकी ये पूरा चैप्टर मैं स्किप करके चलूँगा और अगले चैप्टर पे चलेंगे। 136 मैं बता रहा हूँ, हार्बरिंग डिजर्टर। ये कह रहा हुएवर एक्सेप्ट एज हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India has deserted harbor, such person, soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. और इसका एक्सेप्शन है कि दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय अ वाइफ और हर हस्बैंड। तो 136 में अभित्यजक को संश्रय देने की बात की है। अभित्यजक कौन है भैया? अभित्यजक वो है जो हमारी तीनों सेनाएं हैं ना। कौन कौन सी सेनाएं हैं हमारी? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो उसके अगर कोई ऑफिसर है, कोई नाविक है, कोई नौसैनिक है, कोई वायु सैनिक है और वो वहाँ से विधि विरुद्ध तरीके से जॉब छोड़ के भाग रहा है, भगोड़ा जिसको कहते हैं, सेना का भगोड़ा, ठीक है ना भाई। सेना ज्वाइन करने के बाद यदि आप वहाँ इलीगल तरीके से भाग रहे हैं तो आप डिजर्टर कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? जी। तो डिजर्टर को अगर कोई हार्बर करेगा 136 में उसके लिए सज़ा का प्रावधान बताया गया है। और यहाँ डिजर्टर में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि इस उपबंध का विस्तार जो है इस उस मामले पर नहीं है जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है, ठीक है। यहाँ छूट है। वैसे भी संश्रय के मामले में केवल 2 स्थानों को छोड़ दें तो पति पत्नी को एक ही इकाई माना है उन्होंने, इसीलिए वहाँ जो है पति और पत्नी दोनों को हार्बरिंग के चार्ज से छूट मिलती है। सिर्फ कहाँ नहीं मिली, अभी एक धारा हम पढ़ के आए हैं। कौन सी धारा पढ़ी है जिसमें छूट नहीं है? कल्पना, कौन सी धारा पढ़ी है जिसमें पति पत्नी को छूट नहीं है? रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? सर याद नहीं आ रहे। अरे अभी पिछली धारा तो पढ़ाई है मैंने, वो सर 130 तो पढ़ के आ रहे हैं हम। हाँ, दिए तले अंधेरा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ जो पहली धारा पढ़ाई है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। जो राज कैदी है, युद्ध कैदी हैं, वो अगर कहीं हार्बरिंग की जा रही है पति या पत्नी द्वारा तो उनको कोई छूट नहीं है, क्योंकि 52A में जब हम पढ़ी है, हमने हार्बर की जो परिभाषा पढ़ी है, वहाँ एक्सेप्शन दिया हुआ है 2 धाराओं का कि 130 और 157 है शायद दूसरे वाली धारा, कि इन 2 धाराओं को छोड़कर जो है पति पत्नी, उन दोनों धाराओं में पति पत्नी को भी कोई छूट नहीं है। बाकी सब जगह छूट है। मर्डर करके पति आ जाए और पत्नी उसको संश्रय दे तो पत्नी पर जो है हार्बरिंग का चार्ज नहीं लगेगा। इज दैट ओके? और 136 में भी कोई सैनिक है, कोई वायु सैनिक है, कोई ऑफिसर है तीनों सेनाओं का,
और वो वहाँ से डेजर्ट करके आ रहा है, भगोड़ा होकर आ रहा है, सेना को छोड़ के आ रहा है, इलीगल तरीके से आ रहा है, तो उसको अगर संश्रय दिया जा रहा है पति को पत्नी के द्वारा, तो डायरेक्टली अपवाद लिख दिया है 136 के नीचे स्पेसिफिकली। इज दैट ओके? देखिए चैप्टर नंबर 7 में बहुत ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 हमारा आईपीसी का है, और ये बात कर रहा है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सर एक डाउट है। हाँ कुलदीप। जैसे वहाँ पे सर 130 में स्टेट प्रिजनर था, तो आपने स्टेट प्रिजनर बताया था कि एक तो नॉर्मली जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसको स्टेट रिप्रेजेंट करती है कंप्लेनेंट को। एक तो वहाँ स्टेट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, एक होता है कि आप प्योरली स्टेट के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो सर जैसे अभी जो अमृतपाल के ऊपर केस है पंजाब में, उसको डिब्रूगढ़ भेजा गया है, तो अभी हम उसको स्टेट प्रिजनर बोल सकते हैं क्या? जबकि मतलब उसने डायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट नहीं किया हुआ, नहीं डायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट किया हुआ है, तो हम उसको सर स्टेट प्रिजनर कहेंगे इसमें, या कैसा कहेंगे सर? अभी देखिए मैंने आपको ये चैप्टर हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 जो है वो 6 बात कर रहा है कि जहाँ डायरेक्टली स्टेट खुद पीड़ित हो। मैंने 2 बातें बताई थी, एक में तो एक साधारण व्यक्ति पीड़ित है, उसके फेवर में स्टेट खड़ा होता है आगे। एक मतलब कि हम सिटीजन हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट कहाँ का है? स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारे लिए यदि हम पीड़ित हैं तो स्टेट खड़ा होगा हमारे साथ आके, और सारे केसेस फौजदारी अदालतों में स्टेट वर्सेस ही चलते हैं, स्टेट वर्सेस सच एंड सच जो भी नाम है, A to Z, XYZ व्हाट्सोएवर। दूसरी चीज़ है कि खुद स्टेट पीड़ित है, डायरेक्टली स्टेट के विरुद्ध ही आप जो है कोई अपराध ऐसे कर रहे हैं कि डायरेक्टली आपका हमला सीधा स्टेट पे ही है। तो वहाँ वो राज कैदी, युद्ध कैदी कौन होंगे? जो युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए हों, है ना। तो वो भी हमारे राष्ट्र के खिलाफ ही युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। वो एक तरह से जो मान लीजिए युद्ध की घोषणा कोई कर रहा है भारत सरकार के खिलाफ, तो वैसा अगर कोई कैदी पकड़ा जाएगा तो वो युद्ध कैदी है, और राज्य के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो वो राज कैदी है। राजद्रोह वगैरह के मामले जो भी हमने पढ़े हैं पीछे 124A वगैरह, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब रही बात अमृतपाल की, तो अमृतपाल के केस में उसके थारोली स्टडी करने के सिवाय हमें कोई जानकारी मिलने का अवसर तो है नहीं। अभी तो ये बताया जा रहा है कि उसने थाने पे हमला करके अपने साथियों को छुड़ाया था, उस मामले में वांटेड चल रहा था वो, ये तो है ना। जी। बाकी और क्या स्टोरी वहाँ पक रही है, क्या है, वो तो पत्रावली को पढ़ के ही कुलदीप जी बता सकते हैं, है नहीं। उससे पहले तो कोई भी डिक्लेरेशन उसको अभी मतलब अभी तक की जानकारी के आधार पर हम उसको स्टेट प्रिजनर कह सकते हैं सर, क्योंकि उसने मतलब स्टेट के अगेंस्ट गया ना सर, स्टेट की अथॉरिटी और पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल उसमें डायरेक्टली उसने डायरेक्ट पे हमला कर रहे हो आप, उस पर हथियारबंद होकर चढ़ रहे हो, और अपने डिफेंस में आप जो है गुरु ग्रंथ साहिब को इसलिए आगे कर रहे हो कि पुलिस वाले कोई प्रतिरोध ना करें आपका, है ना जी। पूरा मतलब एक उसको रिलीजियस कलर दे के काम किया उसने वहाँ, ठीक है ना जी। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 को शुरू करते हैं भाई। चैप्टर नंबर 8 जो बात कर रहा है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात कर रहा है। लोक प्रशांति, देखिए प्रशांति, शांति, ट्रैंक्विलिटी, आप जानते हैं कि समाज के अंदर जो है एक वातावरण कैसा रहना चाहिए, सुख समृद्धि का वातावरण रहना चाहिए, है ना, अशांत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। तो ऐसे मामले के विरुद्ध यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा हमला करता है और कोई पब्लिक न्यूसेंस पैदा करता है, कोई ऐसा कृत्य करता है कि जिससे शांति भंग होने का खतरा हो, तो ये बात करता है चैप्टर नंबर 8। और इसका जो 141 सेक्शन है, ये अनलॉफुल असेंबली एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं, उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ अनलॉफुल असेंबली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। ठीक है, आईपीसी का 141 बात कर रहा है अनलॉफुल असेंबली की। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि 141 क्या कह रहा है। एन असेंबली ऑफ 5 or more person इज डेजिग्नेटेड एज
an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is। देखिए ये कह रहा है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि असेंबल हो रहे हैं और वो असेंबल होने के उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो नीचे दिए हुए जो स्थितियां हैं 5 परिस्थितियां बताई गई हैं 141 में, तो ये 5 परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। यदि उन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कॉमन ऑब्जेक्ट जो है 141 में बताई गई 5 अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था या एक से अधिक अवस्था में कवर हो रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो असेंबली है वो दैट इज अनलॉफुल असेंबली। समझ आए भाई? कुछ क्लियर हुआ 141 का पहली लाइन क्या कहना चाह रही है? 5 अवस्थाएं हैं, इनको हम पढ़ेंगे डीपली, इनको समझेंगे, और इन 5 अवस्थाओं में से किसी कम से कम एक अवस्था में मामला जा रहा हो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट, या एक से अधिक में जा रहा हो, एक से अधिक में भी जा सकता है। इज दैट ओके? जी सर। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। कैसा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और एक एक्सप्लेनेशन भी है इसका, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? तो फर्स्ट कह रहा है टू ओवरएव बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। पहला बात कह रहा है कि या तो केंद्रीय सरकार को या राज्य की सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। यदि उन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य ऐसा है तो भैया वो जो सभा है, वो जो असेंबली है, दैट असेंबली वुड बी अनलॉफुल। इज दैट ओके? एनु? यस सर। जी सर। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है 141 का पहला वाला हिस्सा? जी सर। भाई केंद्र सरकार आ गई, इसमें राज्य सरकार आ गई, संसद आ गई, राज्य का विधानमंडल आ गया, या कोई लोक सेवक आ गया। लोक सेवक कब आ गया? जब वो अपने लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, तब वैसी अवस्था में आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा यदि हम आतंकित करते हैं इन लोगों को, इन संस्थाओं को, तो हम वो जो हमारा जमाव है, वो जो हमारी असेंबली है, वो असेंबली कैसी हो जाएगी? अनलॉफुल हो जाएगी, विधि विरुद्ध हो जाएगी। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। दूसरा कह रहा है कि किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। यदि ऐसा कोई रजिस्टर कर रहा है किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध कर रहे हैं 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर, तो वैसी जो असेंबली है, वो जो सभा गठित हुई है, वो सभा हो जाएगी अनलॉफुल असेंबली। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। द थर्ड वन कह रहा है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। तीसरा कह रहा है किसी दृष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना। अन्य अपराध में अपने आप में मतलब कि अन्य अपराध जो शब्दावली है वो अपने आप में बहुत बड़ी शब्दावली है। ये कह रहा है कि या तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर दृष्टि या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास या अन्य कोई अपराध करने का यदि सामान्य उद्देश्य है, तो वैसा जो सभा है, वो जो असेंबली है, वो दैट असेंबली वुड बी अनलॉफुल असेंबली अकॉर्डिंग टू 141 IPC। क्लियर है भाई? तीसरे तक कोई दिक्कत किसी को?
चलिए, द फोर्थ वन कह रहा है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेसन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेसन और एंजॉयमेंट और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट। चौथा ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल के उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को परिवर्तित कराना। चौथे वाला कुछ समझ आया भाई? फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन ये है कि यदि आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर और आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए किसी संपत्ति पे कब्जा लेने जा रहे हो आप, ठीक है, कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, कोई किसी के मार्ग का अधिकार है और आपको अच्छी नहीं लगती उसकी शक्ल, 5 या 5 से अधिक लोग मिले और डंडा लेके खड़े हो गए कि भाई ऐसा है, अपना रास्ता किसी और दूसरे तरीके से जाएगा, जबकि उसका राइट है बेचारे का, उसको मार्ग के अधिकार का प्रयोग का राइट है, लेकिन उसके राइट के विरुद्ध आप लठ लेके खड़े हो गए 5 से अधिक लोग, तो आपका वो जो असेंबली है दैट इज़ अनलॉफुल असेंबली। जल का उपभोग करने का अधिकार किसी को है, उसको रोक रहे हैं आप, है ना, या किसी अन्य अमूर्त अधिकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे होते हैं अमूर्त अधिकार? इनकॉर्पोरल राइट। कुलदीप, क्या होता है इनकॉर्पोरल राइट? जी सर, सेक्शन 24 में हमने कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, जिनको अलग किया जा सकता है। तो इनकॉर्पोरियल सर वो होगा जो अलग नहीं हो सकते सर, इमोर्टल। मतलब कि समझे नहीं बात हमारी, हम आपकी मतलब जो कहना चाह रहे हैं आप। मूर्त और अमूर्त अधिकार, अमूर्त की बात हो रही है यहाँ। जी सर, जिनको अलग नहीं किया जा सकता सर। किससे? सर अधिकार तो वो होगा ना, तो जिसके लिए कोई स्पेसिफिक कहीं दिया हुआ नहीं है, अलग से दिया हुआ, लेकिन वो प्रिज्यूम किया जाता है कि इसको राइट है। जैसे कि शोभित, देखिए जैसे कि सर ये सुखाधिकार टाइप जो होता है हमारा, ईजमेंट टाइप, हाँ, जिसके लिए अलग से नहीं बताया जाता, वो उसी में इंक्लूड होता है। जी जी। या इनकॉर्पोरेट राइट मींस जैसे कि हम किसी गांव में रहते हैं तो तालाब पे ऑटोमेटिक हमारा एक उस पर अधिकार है, अरे हम यूज कर सकते हैं हमारे पानी लेने के लिए। कोई हवा का राइट है, प्रकाश का राइट है, ये इनकॉर्पोरेट राइट तो है। कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डर से वो एनओसी दी जाती है, मतलब कि आप जितनी ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हवा और प्रकाश बाधित तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो वो मतलब कहीं लिखा हुआ तो है नहीं वो राइट हमें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो हमारा इनकॉर्पोरेट राइट होता है। बिल्कुल। जैसे कोई कुआं है तो उस पर सभी पानी ले सकते हैं। भाई हमारे मकान की खिड़की है, उस मकान की खिड़की से हम हवा और प्रकाश ले रहे हैं और 5 दबंग लोग खड़े होकर लट लेके गए भाई ये ऐसा है, इसे बंद कर ले, है ना, तो हमारा जो इनकॉर्पोरेट राइट है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना। इज दैट ओके? जी जी सर। तो फोर्थ समझ आ गया आपको? 141 का फोर्थ में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? सर जो थर्ड है सर, उसमें अदर ऑफेंस जो बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट होगा बाय कितने थे इसमें? बिल्कुल 5 या 5 से ज्यादा लोगों से। हाँ, अन्य अपराध अपने आप में एक बड़ा फिनोमिना है ना जी। कोई भी अपराध 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर उनका अपराध करने का सामान्य उद्देश्य होगा तो वो नेचुरली अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, है ना जी। और भैया 5th वन कह रहा है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू।
देखिए कितनी बढ़िया बात बताई है। पांचवा कह रहा है कि आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, और या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। कहाँ समझे भैया इससे? जी सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक्ट कराना है या परमिशन? जी जी, जैसे कोई रोडवेज का ड्राइवर है और 5 लोग उस पे वो खड़े होकर के वो जाना है उसे कहीं और उसे ले जाए कहीं, तो ये तो ऑमिट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नहीं। और दूसरा ये है कि अगर वो किसी काम को करने के लिए उसमें बाधा डालना, देखिए उसको रोकना। अगर आप वैध रूप से कोई कार्य करने के लिए आबद्ध नहीं है और आपके ऊपर 5 या 5 से अधिक लोग प्रेशर बना के आपसे वो कार्य कराते हैं, तो वैसा कराना वो जो उद्देश्य हो गया ना, तो वो विधि विरुद्ध हो गया मामला। तो वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल हो गई। ठीक है। और या फिर किसी व्यक्ति की कोई ड्यूटी है, उसे आप ड्यूटी से वहाँ से हटा रहे हो कि भैया ये काम मत कर, चू हट जा, निकल ले यहाँ से पतली गली से, तो वैसी अवस्था में क्या हुआ? आप लोग करा रहे हो उससे। समझ रहे हो ना? अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी बात बता रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि अनलॉफुल असेंबली जो है वो इनिशियल स्टेज से ही अनलॉफुल होगी तभी अनलॉफुल मानी जाएगी। कोई लॉफुल असेंबली भी बाद में अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। समझे कुछ? जी सर, जैसे 34 में भी आता है सर। हाँ, इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, और मतलब कि आपको याद भी रहेगी वो बात। जैसे कि मान लीजिए अमित भाटी, शादी हो गई आपकी? यस सर। किसकी नहीं हुई है क्लास में शादी? सर मेरी शोभित की जी, शोभित भी है जी। शोभित, एनू, कुलदीप, ये मतलब कि बैचलर्स हैं हमारी क्लास के। तो मान लीजिए चलो कुलदीप की शादी हो रही है और कुलदीप ने इनवाइट कर लिया हम लोगों को, पूरी क्लास को चिट्ठी दे दी शादी की कि सर आइएगा, शादी है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। तो हम लोग यहाँ कितने हैं क्लास में अभी? 5 से अधिक ही है ना? है ना? जी सर। तो हम सब लोग पहुँच गए जी सर। वहाँ, दावत पानी खाई, एंजॉय किया। तो अब तक वो जो असेंबली है वो लॉफुल है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुलदीप ने सोचा कि भाई ने रोटी तो खिलाई दी सारों को बुला के, कि कुलदीप ने कान में कहा आके शोभित के कि ले भैया लोग तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, रोटी वोटी भी खा ली आप लोगों ने, ये पड़ोस का प्लॉट है, इसे कब्जा करवाते चलो मेरा। तो जैसे ही हमने गियर बदला अपना और हम डंडा लेके हो गए कुलदीप के साथ, तो वो जो असेंबली थी इनिशियली तो वो लॉफुल थी, जब तक शादी ब्याह का मामला चल रहा था, खाना पीना चल रहा था, नाच पार्टी चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमारा विचार क्या हुआ कि जी पड़ोस का प्लॉट पड़ा है और इस पर मेरा कब्ज़ा कराते चलो, वैसे भी शादी हो रही है, घर में एक मेंबर भी बढ़ रहा है, जगह भी ज़्यादा चाहिएगी, तो जैसे ही हमारा विचार बदला वैसे ही हमारी जो असेंबली थी वो लॉफुल असेंबली से अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो गई। तो एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है कि इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि असेंबली जो है वो मतलब कि अपने शैशव काल से, अपनी शुरुआत से ही अनलॉफुल हो। वो मेन टाइम कभी भी अनलॉफुल हो सकती है जब हमारा कोई भी 5 में से, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, उन 5 में से कोई भी हमारा सामान्य उद्देश्य प्रकट हो जाए तो। इज दैट ओके? जी सर। जी क्लियर हो गया कुलदीप? सर। एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये एक्चुअली जो लॉ है वो थोड़ा सा रूखा सूखा सा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का टच हम अगर थोड़ा माहौल को हल्का रखें ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है? बिल्कुल सर। तो 141 आई थिंक ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक दो केस लो इसमें मेरे पास हैं नोटेड, वो आप लोग लिख लीजिए। राजस्थान राज्य वर्सेस शिव चरण AIR 2013 का केस है,
ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो है 5 लोग थे और वो पूर्णतः शस्त्र युक्त होकर, मतलब कि आर्म्ड होकर, और एक गाड़ी से आए और पीड़ित पे हमला किया उन्होंने आके। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि विधि विरुद्ध जमाव बिल्कुल है, क्योंकि वो अपना हथियारबंद होके आए हैं, आके उन्होंने पूरा हमला किया है दूसरे व्यक्ति पे, ठीक है। तो वैसी अवस्था में उस असेंबली को क्या माना गया? अनलॉफुल असेंबली माना गया। इज दैट ओके? जी सर। रॉय फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा का केस है, वो भी लिख लीजिए भैया। AIR 2012 SC 1030, ये साइटेशन है इसकी। रॉय फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। इसमें कह रहा है कि अपीलेंट गया रॉय फर्नांडिस, उसके साथ 5 व्यक्ति एक हत्या में जो है आरोपित बनाए गए। तो कितने लोग हो गए कुल? 6 लोग हो गए ना। जी सर। और कोर्ट्स ने 3 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए मुक्त कर दिया। तो कितने बच गए? 3। जी। तो यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ चूँकि संख्या कम रह गई 5 से, तो इसको आप अनलॉफुल असेंबली वाली जो परिभाषा है उसमें आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसको कई केसेस में रिपीट किया सर, इस तरह के नए केसेस भी आए हैं, लेकिन हाँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले लेटेस्ट एक केस लॉ पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने बताया है एक अलग कंडीशन भी इसमें छोटी सी, कि मान लीजिए उसमें सम ऑफ अदर पर्सन्स वाज आल्सो अरेड एज एन एक्यूज, मतलब अननोन टाइप में जैसे बोल देते हैं कि 5-7 लोग और अज्ञात थे। मीन टाइम जी अज्ञात हैं, या मतलब कुछ को मैं पहचान नहीं पाया, मैं नहीं एक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे सकता उनका क्या, या मौके पे आके सामने आएंगे तो पहचान भले ही सकता कुछ हूँ। लोग जी, अगर कुछ लोग कम हो गए उसमें 5 से वो 3 हो फिर 4 हो गए, तो ये नहीं समझा जाएगा वो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी। वो जो अज्ञात लोग थे, मौके पे मौजूद थे, है ना, वो जो अज्ञात लोग थे जो पकड़े ही नहीं गए, उनको भी कोर्ट ने मान लिया कि वो भी तो मौजूद थे, भले ही वो किसी लैकुना की वजह से नहीं पकड़े मौजूद थे। मान लीजिए जो क्लीन चिट ले गए वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग और भी वहाँ अंदाजे में थे, तो ये मत मानो कि भाई इसे मैथमेटिकल वो ना लेकर के। अभी का लेटेस्ट केस लॉ है, बिल्कुल डाल दूंगा ग्रुप में अगर मुझे मिल गया। हाँ, उसमें है, वो डिस्कस किया था हमने पहले भी। तो उसमें ये भी कहा है कि एक्चुअली यहाँ तो संख्या ही 6 थी कुल, अज्ञात नहीं था कुछ, है ना। तो वैसी अवस्था में 6 में से 3 बच गए। वो उन्हीं 2 केसेस को उसने वो अलग अलग डिफाइन किया है। हाँ, कि जहाँ संभावना है कि और लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा जी जी जी, या हो सकता होगा, वहाँ नहीं दिया जाएगा, जहाँ फिक्स है वहाँ दिया जाएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अब 142 देख लीजिए। 141 तो क्लियर हो गया भाई सबको? जी। अनुप्रभा जी समझ आ रहा है आपको क्लास हमारा बताया हुआ? आवाज़ आ रही है अनुप्रभा जी आपको? आई थिंक सर। जी, आप समझ पा रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको? जी सर। जी, आप हायर जुडिशरी की तैयारी में है कि लोअर PCS जे की तैयारी में है? सर सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, यू आर अंडर ग्रेजुएट। बहुत बढ़िया। अभी से तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल, जब तक आप परीक्षा के लायक होंगे तो आप प्रिपेयर होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। 142 कह रहा है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये कह रहा है हुएवर बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स विच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly। 142 कह रहा है कि विरुद्ध जमाओं का सदस्य कौन होगा। ये कह रहा है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए
जो किसी जमाव को विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशे सम्मिलित होता है या उसमें बने रहते हैं, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के आप लोगों को बताया कि जैसे ही कुलदीप ने कहा कि सर ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, खाना वाना तो आपने सब खा ही लिया और आप थोड़ा सा ये मेरी हेल्प करो और ये प्लॉट कब्ज़ा करवा दो, तो ऐसी बात सुन के अगर वहाँ से कुछ लोग खिसक लिए, है ना, उन्होंने कहा मैं रोटी खा ली, अभी इस लफड़े में नहीं पड़ते हम, अगर वो वहाँ से निकल गए तो वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं रहेंगे। लेकिन जो वहाँ सारी बात को सुन के समझ के उसमें इंटेंशनली ज्वाइन करते हैं और बने रहते हैं, तो 142 कह रहा है कि वो सब व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। 142 क्लियर हुआ भाई? सर अगर सपोज किसी को पता ही ना होता कि इस पर्पस के लिए फिर भी वो असेंबली में होता, तो फिर यहाँ पे उसको सेव करने के लिए ये सेक्शन है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा टेढ़ी खीर है कि पूरी टीम में से कोई एक बंदा कैसे साबित कर पाए कि नहीं सर मुझे नहीं पता था, मैं तो बस रोटी खाने आया था, बाकी कहानी मुझे। अभी एक केस लॉ था सर, उसमें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये माना था, एक एक्यूज ने डिफेंस लिया कि सर मेरा घर वहीं पे है, मतलब ये मॉब आ रहा था इकट्ठा हो गए करीब 8 से 10 लोगों का, तो मैं तो एक कौतूहलवश उसको देख रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब हंगामा वगैरह। हाँ नेचुरल सी बात है। तो केवल वहाँ एक फ्री का शो देख रहा था, साहब मुझे भी लपेट दिया, तो कोर्ट ने ये माना कि भाई उसकी वहाँ प्रेजेंस जो है वो स्वाभाविक है। हाँ, और जब इस तरह की घटना होती है तो वहाँ लोग कौतूहलवश देखते हैं, ये भी स्वाभाविक है, तो उसे बेनिफिट दे दिया सर। अरे इंडिया में तो इतना बुरा हाल है, कोई झुट्टों को कुछ 4 लोग खड़े हो जाए, भाई साहब ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ, लोग रुक के उचक के उसमें नाक घुसेड़ेंगे, क्या हो गया, है ना। तो सही कहा कि जब इसका घर ही यहाँ है तो ये घर छोड़ के कहाँ भाग जाए, और नेचुरली कहीं आस पड़ोस में अगर कोई हंगामा हो रहा है, कोई घटना हो रही है, तो नेचुरली सी लोग देखते हैं निकल के। जी सर, बट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जब केसेस लगे थे लोगों के ऊपर, तो वो काफी ज्यादा लगे थे, मतलब जितने भी वहाँ पे रह रहे थे, तो जिनके घर भी थे उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके भी चार्जशीट में नाम आए। हाँ, तो मैंने किसी की बेल करवाई थी, वो टीचर थे सर। हाँ। तो वो भी ऐसे कह रहे थे कि ना कि मैं तो जस्ट देखने आया था कि क्या हो रहा था, मैं कैमरे में आ गया, इन्होंने मेरा भी नाम डाल दिया। हाँ, वो तो गेहूं के साथ घुन पिसते हैं भाई फिर, है ना जी। तो चलिए भरत सर आ गए हैं, मैं वेलकम भरत। गुड इवनिंग सर।